बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पीएसएल के रंगारंग मुकाबले जारी हैं। कल खेले जाने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और मेरे ख्याल से बॉलिंग का फैसला उनका दुरुस्त साबित नहीं हुआ। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन का जो है ना टारगेट दिया है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तमाम टीम 121 रन बना के आउट हो गई है। लाहौर कलंदर ने 88 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। पीएसएल एक्स के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये पहली हार थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात कर लें तो अभी तक पॉइंट्स टेबल पे वो सरे फरिश्त है। नाज़रीन, पीएसएल के अंदर आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, दोनों मैचेस ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना साजिद साहब ने। राना भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। राना भी, पीएसएल के अंदर 18 या 19 मैचेस आई थिंक सो हो चुके हैं, लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ अभी तक 2 ऐसे मुकाबले हैं जो हमें इंटरेस्टिंग नजर आए हैं। एक लाहौर के अंदर मैच हुआ था और एक कराची के अंदर मैच हुआ था। उसके अलावा जितने भी मुकाबले हुए हैं हमें ऐसे ही नजर लग रहा है, पता चल गया था पहले ही एक इनिंग के बाद कि जो है ना मुकाबला वन साइडेड होने वाला है। तो इसकी क्या बड़ी वजह है? अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान हो या पेशावर ज़ल्मी हो या अगर हम कोयटा की बात कर लें, अब देखें मुल्तान सुल्तान को रिजवान लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी से हमें पता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है क्वालिफाई नहीं करेगी प्लेऑफ के लिए। मतलब रिजल्ट बड़े क्लियर हैं। और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें इस तरह की हैं कि सस्पेंस वाले मैचेस वो वाकई में शायकीन क्रिकेट को नहीं आ रहे। वन साइडेड मैच है। अगर कल के मैच की अगर बात करते हैं ना, कल भी सेम रिजल्ट था। मतलब लाहौर कलंदर ने बदला तो लिया पेशावर ज़ल्मी से हार का। यहाँ पे लाहौर जब अपना पहला मैच खेली थी और पेशावर ज़ल्मी से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन लाहौर एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ आई और आते ही स्ट्राइक रेट के ऊपर अपना वर्किंग की, जिसमें फखर का लाठी चार्ज शुरू में ही था। उसके बाद नईम की इनिंग अच्छी थी, अब्दुल्ला शफीक भी फिर उसी मोमेंटम को लेकर चले, थ्रू आउट इस तरह चला। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से खेली कल बिल्कुल कोलैप्स करती हुई दिखाई दी। इवन कोई भी इनका बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाया। तो लोगों को मतलब पहले ही से पता लग गया था ये मैच वन साइडेड हो गया। मतलब कोई फंसने का ये सस्पेंस वाला मैच नहीं है। वही आपकी बात के बड़े जो नाम हैं या बड़े प्लेयर्स हैं वो उस तरह की अपनी अभी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे, जिसकी वजह से कहते हैं ना मैच का पांसा पलट सकते हैं या मैच को बना सकते हैं। अच्छा, तो मुझे यही रीजन लग रही है कि अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच हारी है। उनके हारने की बड़ी वजह आपको ये नहीं लगती कि उनका बैटिंग ऑर्डर किसी को पता ही नहीं है? कभी आजम खान ओपनिंग के लिए आ जाते हैं, कभी शादाब खान वन डाउन भी आ जाते हैं, कभी हैदर अली को ऊपर भेज दिया जाता है, कभी हैदर अली को नीचे भेज दिया जाता है। यही वजह तो नहीं? एक अच्छा मैच हुआ है, 200+ रन चेज करने थे और उनकी टीम सारी बिखर गई। असल में अली बात यह है कि जब तक आप जीत रहे होते हैं ना तो आपकी जितनी मिस्टेक्स होती हैं वो भी दब जाती हैं। उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता और वही कहते हैं कि ठीक है जीत मिल गई तो कोई मसला नहीं है कि चले हम विनिंग ट्रैक पे हैं। अभी तक इस्लामाबाद हारी नहीं थी। आज मुझे लगता है ये कल के मैच में जब शिकस्त के बाद लाजमी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड इसके ऊपर सोचा होगा कि जिस तरह साहबजादा फरहान नहीं चले कल और एंड्रयू गॉस की इनिंग्स भी उन्होंने 41 रन तो किए, लेकिन कोई बड़ा रन करने में नाकाम रहे। अब आजम खान देखें, आप बिल्कुल 0-1 रन किया, हैदर अली भी 5 रन बना सके और वही आप नीचे तक चले जाएंगे कोई भी आपको बड़ी नजर नहीं आ रही। तो अब यकीनी तौर पे जैसा नसीम शाह और हुनैन शाह को भी खिला लिया इस्लामाबाद ने इसी चक्कर में कि ठीक है हम जीत रहे हैं तो हमारे पास प्लस पॉइंट है। तो अब जब एक शिकस्त होती है ना, फिर बहुत सी चीजें जो है वो खुल के सामने आती है, क्या क्या चीजें हमने करनी है, क्या प्लान लेके चलना है। तो फिर जाकर वो थोड़ा सा जो है वो टीम का कॉम्बिनेशन बदलने की जरूरत पड़ती है, बनाने की जरूरत है। आपने भी कहा जिस तरह कल जिस हमने देखो कोलन मन्नो नहीं खेले थे, उनके भी मैच विनर प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। एक सवाल ऐड कर दूं कि 3 फॉरेन प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल खिलाए हैं। 4 वो खिला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कल 3 खिलाए हैं। अब वो देखे ना, अब उसमें ऐड कर लिया उन्होंने हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई को भी ऐड कर लिया। अब उनको ये मान था कि हम जीते हुए हैं, मतलब टॉप टेबल पे मौजूद हैं, कोई मैच हारे नहीं है, तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में ठीक है जी आसानी से हम जीत जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, जब भी जिसका दिन अच्छा होता है वो इसको बाजी ले जाता है। तो आई थिंक इसमें इस्लामाबाद को इसमें अच्छा खासा जो है कल वो चीजें नजर आई होंगी कि क्या कुछ चीजें उनको मजीद अब करने की जरूरत है। क्योंकि अब वही बात आप बोली कि 4 प्लेयर की आपके पास ऑप्शन है, आपने फिर कोलन मन्नो को ड्रॉप कर दिया जो कि एक अच्छे आपके पावर हिटर के तौर पे आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन आपने नहीं खिलाया। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ जो है वो अब क्लियर होगा इस्लामाबाद को। खैर वो बिल्कुल क्लियर है इस चीज में कि वो टॉप टेबल पे मौजूद है, नंबर 4 मतलब प्ले ऑफ में तो सबसे पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसलिए वो इस चीज में नहीं है। अभी अपना बेंच स्ट्रेंथ जिसे कह सकते हैं ना, उसको आजमाया जा रहा है कि चले आने वाले दिनों में हम देख लेंगे कौन सा प्लेयर हमें मजीद जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है ये भी एक स्ट्रैटेजी होगी इस्लामाबाद की।
राना भाई, आजम खान की फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा होगा नेशनल टी20 अभी पीएसएल से पहले गुजरा, लेकिन आजम खान एक मैच भी अपने नेशनल टी20 अपने रीजन से नहीं खेले। अभी पीएसएल के अंदर हमने देखा जिस तरह वो कीपिंग कर रहे हैं कि साइड से बॉल उनके बिल्कुल पास से जाता है, वो एफर्ट नहीं करते। हमने देखा कि स्टंप इतनी लेट करते हैं कि बैट्समैन वापस आ जाता है। फिर अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं है। कभी ओपन भी करवा देते हैं तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आ रहे हैं तो इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। लास्ट पीएसएल के अंदर उनकी फिटनेस भी काफी हद तक बेहतर थी, परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, लेकिन इस दफा फिटनेस परफॉर्मेंस दोनों ही जीरो नजर आ रही है हमें। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आजम खान वाला जो है ना कोटा, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम या नेशनल के खेलने के हवाले से जो है ना वो क्लोज हो चुका हुआ है। मतलब वो खुद भी सीरियस नहीं है और ना ही उनको खिलाने वाले अब उस तरह से उनको सीरियस ले रहे हैं कि बस ये, मुझे तो ये भी लगता है कि पीएसएल के ये सीजन भी वो मजबूरी के तहत ही खेलेंगे। चले ठीक है, अपने नाम को जो बचाने के लिए कि जी आजम खान खेल रहे हैं, अदरवाइज उनकी वही ना परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, ना फिटनेस नजर आ रही है, ना विकेट कीपिंग जो आपको नजर आ रही है, ना ही वो खुद भी इतने अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अदरवाइज पहले कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाती थी वो खुद भी बोल पड़ते थे, नहीं मैं करूंगा, ये मेरा प्लान है, ये टारगेट है। लेकिन आप देखें बिल्कुल खामोशी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब पीएसएल की पूरी बात, जिस तरह बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज है, उसके लिए जो प्लेयर्स हैं, मैं आपकी ही प्रोग्राम में ये चीज भी मतलब अनाउंस कर दूं कि टीम अभी तक तो मतलब अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मुमकिन जो प्लेयर्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं जो पीएसएल के परफॉर्मर है। तो उसमें आप देख लें ओपनिंग में अगर देख रहे हैं बाबर रिजवान का नाम शामिल नहीं है, और यही किया जा रहा है, जरा यही कह रहे हैं कि बाबर रिजवान जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नहीं हो गए। लेकिन अगर ओपनिंग की बात करें, साम अयूब, फखर जमान और उसके साथ साबजादा फरहान जो है वो ओपनिंग पेयर में शामिल हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी मैं आपको बता दूं हुसैन तलत और खुशदिल शाह का नाम सामने आ रहा है, और जबकि बॉलिंग में हसन अली, फहीम अशरफ और अली रजा। मतलब अब ना तो वो समझ के कहते हैं 3 में ना 13 में आजम खान का तो कोटा खत्म हो चुका है। तो आजम खान को मेरे ख्याल से अब कोई डिस्कस वो इसलिए कोई इसी प्रोग्राम में भी डिस्कस नहीं किया जा रहा कि मतलब उनका फ्यूचर अभी क्रिकेट पाकिस्तान नेशनल का तो है ही नहीं है। लेकिन जो यंगस्टर अभी यंग लाट आ रही है तो उसमें ऑब्वियसली कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास खबरें तो काफी ज्यादा होती हैं। हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह के बारे में जानना चाहूंगा, इन तीनों खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो रही है बांग्लादेश सीरीज के लिए या नहीं? देखें, बांग्लादेश सीरीज के लिए जिस तरह मैंने आपको 2-3 यंगस्टर के नाम दे दिए ना, तो मुझे लगता है इसमें भी अब आपने तीनों जो पाकिस्तान के की प्लेयर्स से हम कहते हैं हमेशा से बॉलिंग में, उनके अपने नाम लिए, लेकिन इनमें से भी एक आध प्लेयर को लाजमी जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि जहां आप एक तरफ हसन अली के एडिशन करेंगे, वहीं पे आपने अली रजा को भी सामने रखना है कि जो यंगस्टर हैं, इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे सामने है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नसीम शाह की जगह नहीं बनेगी यहाँ पे, और वहाँ लीड करेंगे शाहीन या फिर हारिस, और उनके साथ हसन अली की जो है कंफर्मली होगी। कप्तानी के बारे में पूछना चाहूंगा, सलमान अली आगा ही कप्तान रहेंगे या कोई हलचल हो रही है कि कप्तान चेंज हो सकता है T20 में? फिलहाल तो सलमान अली आ गई कैप्टन है। कोचिंग में हलचल लाजमी हो रही है। कोच आपका ज़ाहिर है यकीनन उस सीरीज से पहले आ जाएगा। पाकिस्तान टीम का जो कोच, जिसका जो है अभी टाइम भी तकरीबन 2-3 दिन के बाद मुकम्मल होने वाला है हेड कोच का, लेकिन अभी फिलहाल आपको सलमान अली आगा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मौजूद है और कोई इतनी खातर का परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वही कौमी टीम के कप्तान हैं। अब हो सकता है कि कोच जब आते हैं वो क्या फैसला करते हैं कि क्या कैप्टन भी वो कहते हैं कि अपनी मर्जी का लेके हैं, मतलब चेंज करते हैं या क्या वो तब्दीली लाते हैं, ये डिपेंड अपॉन योर। इंटरेस्टिंग चीज और इसमें मजे की है, कोच जो आने वाले हैं वो भी इस्लामाबाद के, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं जो है वो सलमान अली आगा को जो है ड्रॉप कर देंगे कैप्टनसी के हवाले से। तो ये फैक्टर तो मौजूद है ही है। राना भी आपने अली रजा का नाम लिया कि उनका भी नाम आ रहा है बांग्लादेश सीरीज के लिए, लेकिन कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि अली रजा को खिलाना भी जल्दी होगा। अभी महज सिर्फ 17 साल के, उनको डोमेस्टिक के अंदर ग्रूम करना चाहिए, फिर पाकिस्तान टीम में लाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पीएसएल खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं उनके हाथ में आना, इस वजह से अली रजा को जो ना बांग्लादेश सीरीज के लिए इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मैं 2 बातें ऐड करूंगा। एक तो अली रजा को अगर आप डायरेक्टली कहते हैं ना कि उसको खिलाना यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं होगा, तो अली रजा बिलोंग करते हैं शेखोपरा ननकाना साहब और फैसलाबाद रीजन ही से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, तो उनको काफी यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। जहाँ समझ के फैसलाबाद में 2 मैचेस भी होने जा रहे हैं, 17-18 साल के बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पे वापस आएगी। लेकिन सेकंड चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस नाम कह रहे हैं, इसको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है कि जब भी आपकी चैंपियन ट्रॉफी की टीम बनी थी
तो आपने बीपीएल से प्लेयर उठाए थे। अभी भी हम वही बात करें कि पीएसएल के परफॉर्मर को हमने सामने रखा हुआ कि टीम में शामिल होना है। अभी भी अगर इससे पहले आपकी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई, प्रेसिडेंट कप हुआ था, आपने उसके परफॉर्मर को किसी को अभी तक नहीं ले गया एक्सेप्ट साहबजादा फरहान के साहबजादा फरहान जो कि कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं। अदरवाइज कोई भी आपका डोमेस्टिक में परफॉर्मर को आपने नहीं देखा, जस्ट आप पीएसएल को ही देख रहे हैं। तो अगर पीएसएल ही को देखना है तो फिर पीएसएल के परफॉर्मर तो आपके पास यही है, तो उन्हीं को अगर आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये हमारा सिस्टम का जहाँ है वो खराबी है, जिसको आपको ठीक करना है कि आप पीएसएल को सामने रखें, लेकिन उसके साथ साथ डोमेस्टिक को भी उसी तरह रहे, प्लेयर को इज्जत नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक वाले प्लेयर आपको उस तरह नजर नहीं आते, क्योंकि मोस्टली ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्मर थे लेकिन पीएसएल में नहीं है। बिल्कुल, अब ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। पीएसएल में जो खेलेगा वो तो पूरी सामने आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्पॉन्सर्स हैं, उसमें कमर्शियल्स हैं, उसमें वो शो ऑफ नजर आ रहा है, तो वो सब लोग सामने आ जाते हैं। तो ये थोड़ा फैक्टर है जिसमें जहाँ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वर्क करने की जरूरत है, ताकि अपना जो फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसको चेंज कर लेंगे तो फिर मजीद बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल राना भाई, आप सही कह रहे हैं, जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा वही पाकिस्तान टीम में आएगा।